A very good morning to respected MD sir, respected board of directors, respected principal ma'am and teachers. Thank you each and everyone for being with us here. First of all, I want to share a true story about Major Abhishek Singh Tomar. I hope everyone has saw the video, but I would like to tell what exactly happened. Major Abhishek Singh Tomar, the Mechanized Infantry 50 Battalion, the Rashtriya Rifles, awarded by Shaurya Chakra by the President of India. 6 Jan 2022 जम्मू कश्मीर में जो एक गांव है, पटगांव जिसे कहते हैं, वहाँ पर एक घेराबंदी का अभियान चलाया गया था। उस घेराबंदी के अभियान का जो नेतृत्व कर रहे थे वो मेजर अभिषेक सिंह तोमर थे। उस घेराबंदी के अभियान में मेजर अभिषेक ने 3 आतंकवादियों को, एक संदिग्ध व्यक्तियों को देखा, जो कि देखने के बाद उनको ललकारा और तीनों आतंकवादियों ने गोलीबारी करते हुए भागने की कोशिश की। उस बीच मेजर अभिषेक सिंह तोमर ने, जैसा कि वी ऑल नो कि युद्ध का एक जो साहस जो आर्मी पर्सन्स होते हैं, एक ब्रेव जो पर्सन्स होते हैं, उनकी तरह अपना युद्ध का साहस का परिचय देते हुए एक सटीक जवाब कार्रवाई की, जिसमें मेजर अभिषेक सिंह ने एक आतंकवादी को मार गिराया। साथ ही घरों के बीच में एक संकरी गली थी जहां पर कुछ और आतंकवादी छिपे हुए थे। उन्होंने भी वहां पर गोलियों की बौछार की। उन गोलियों की बौछार के बीच मेजर अभिषेक सिंह ने दूसरे आतंकवादी को भी घायल कर दिया। साथ ही साथ जो तीसरा आतंकी था उसने भी ग्रेनेड से हमला किया। ग्रेनेड से हमले के बाद मेजर अभिषेक सिंह थोड़े से इंजर्ड हुए, जिनकी उनकी जो आँख है वहाँ पर इंजर्ड हुए थे, बाईं आँख में। चोट लगने के बाद भी, घायल होने के बाद भी, बहुत सारा ब्लड निकलने के बाद भी उन सब की परवाह ना करते हुए मेजर अभिषेक सिंह ने उस आतंकवादी को भी मार गिराया। साथ ही साथ जो बाकी बचे आतंकवादी थे उनको भी एक उत्कृष्ट साहस और साहसी दिखाते हुए और जो हथियारों से लैस था उनके लिए उनको भी मेजर अभिषेक सिंह जी ने मार गिराया। It's my pleasure to introduce our special guest, Major Abhishek Singh Tomar ji, who has graciously accepted our invitation to join us today. We, MLA team, warmly welcomes you all. Thank you so much, sir, to be with us here. Comes the district of Jammu and Kashmir on January 7, 2022, and he got injured also by a grenade attack. Am I right? He was injured, and now he is absolutely fine. No need to worry about this. So we had heard about Indian Army, that every day there are many soldiers who are serving our country, and because of them, the reason is why we are sleeping very peacefully in our home, in our houses, because they are on job, they are on duty 24/7, 80, in typical regions of India. So we are gratefully and we are thankful to them that because of them we are able to sleep very peacefully and we are able to do what we want to in our country and in us. Now, I would like to call Major Abhishek Singh Tomar ji. Please come forward, say a few inspirational words to us. Good morning to you all. First of all, my heartiest gratitude to the entire team, especially MD sir, respected principal ma'am,
the entire team of the Millennium Academy. I convey my gratitude towards you for having me invited here and giving me this honor to stand in front of you and speak, share my little experiences with you. I'll just give a brief introduction about myself for those who don't know me much and जिनको भी just 2 मिनट पहले सर के इंट्रोडक्शन से एंड मैम के इंट्रोडक्शन से पता चला। मेरा नाम मेजर अभिषेक सिंह है। मैं लखीमपुर खीरी शहर में का रहने वाला हूँ। गांव मेरा सीतापुर पड़ता है बिस्वा के पास, और बाकी मेरी पूरी पढ़ाई, मेरी पूरी फैमिली लखीमपुर में रहती है। पढ़ाई भी मेरी वहीं से हुई है, पूरी नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक। सेंट डॉन बॉस्को स्कूल है लखीमपुर में, वहाँ से मैंने पढ़ाई की 2009 तक, और उसके बाद वाईडी कॉलेज है लखीमपुर में, वहीं से मैंने ग्रेजुएशन किया। +2 तक मैथ्स फिजिक्स के साथ में, और ग्रेजुएशन मैंने आर्ट्स में किया है, BA किया है। अब ये मैं अपने इंट्रोडक्शन में ये सब चीज़ें पक्का बताता ही हूँ, क्योंकि मुझे इट्स ऑलवेज बीन माई प्लेजर टू इंटरेक्ट। मैं इतने सारे से आया हूँ, तो कई सारे जगहों पर हैड गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू अटेंड वेरियस प्लेसेस प्रोग्राम्स, बट हर बार जब मैं किसी स्कूल में जाता हूँ एंड आई गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद स्टूडेंट्स स्पेशली और टीचर्स, इट इज़ ऑलवेज वेरी हार्ड। तो अगेन आई थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस solemn place। मैंने इंट्रोडक्शन आपको इसलिए अपना इनिशियली ये पूरा इसलिए देता हूँ मैं, क्योंकि जैसे ही मेरे जैसा कोई आदमी स्कूल में जाता है, जिसको पूरा स्कूल ने इनवाइट किया है, सम्मान कर रहे हैं, उसको सुनते हैं कि मेजर है, आर्मी में ऑफिसर है बड़ा, और प्रेसिडेंट की तरफ से उनको अवार्ड मिला है, तो हम एक पिक्चर बना लेते हैं अपने दिमाग में कि कोई बहुत ही मतलब ब्राइट स्टूडेंट, बहुत पढ़ा लिखा आदमी, तो बहुत ही तेज बच्चा रहा होगा अपने, तब जाके उसने आर्मी ऑफिसर का एग्ज़ाम निकाला, क्रैक किया, ये सब करें। ऐसा है नहीं। मेरा पूरा जो एक लाइफ स्पैन रहा है पढ़ाई का स्पेशली, मैं शुरू से ही पढ़ाई में आप एवरेज या बिलो एवरेज जो बच्चे आप गेट करते हैं उसमें अपने आप को रखा है। मैंने रखा क्या मतलब रहा ही। तो सबसे पहले मैं हमेशा स्कूल में इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप लोग टीचर्स हैं, आप लोग बेटर जानते हैं। अगर आपकी क्लास में से 30 बच्चे हैं, तो उसमें से कितने % बच्चे ऐसे होते हैं जो 90% से ऊपर स्कोर करते हैं? I'll take it 3 to 4 या मैक्सिमम 5। तो 30% का 5 कितना परसेंटेज हो गया? हाँ, 15%। करेक्ट। तो टेक इट 15%, 10 to 15% बच्चे हैं जो 90% से अब स्कोर करें। फिर देन देयर इज अ सबसेट जो इज बिटवीन 70 and 80 and 85 वाली, अब 55 to 85 विल टेक दिस ब्रैकेट ऑफ 20%। द मेजॉरिटी चंक इज दिस अराउंड आपके स्कूल के पर क्लास के 25 to 30%, 25 to 30 या मोर देन दैट ये बच्चे होते हैं। एंड देन देयर इज अ ग्रुप जो 50 से लेकर 70 के बीच वाला होता है। एंड इनवेरिएबली हर स्कूल के हर क्लास में सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ होती है वो इन बच्चों की होती है। अग्री? आप लोग टीचर्स हैं, मतलब नो बेटर। तो मैं जिस स्कूल में जाता हूँ मेरा फोकस हमेशा वही बच्चे होते हैं, वो साइड से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो 90% ला रहा है ना बच्चा, उसको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं सर, वो ऑलरेडी मोटिवेटेड है तभी 90% ला रहा है। ऑल ही नीड इज हल्का सा पुश, हल्का सा थोड़ा लेफ्ट एंड राइट गाइडेंस। ठीक है, मेहनत किस पे होती है सबसे ज़्यादा? टीचर जो थोड़ा सा एवरेज है या बिलो एवरेज है, जिसको गाइडेंस से ज़्यादा आपको थोड़ा सा और प्रूव करने की ज़रूरत पड़ती है। बट आयरनी ये होती है कि हम हर इंस्टीट्यूशन टीचर का ज़्यादा फोकस किस पर रहता है? वो जो फर्स्ट वाले 3-4 बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट बच्चा जब डिस्ट्रिक्ट में पहला सबसे ज़्यादा फोकस उन पर रहता है जो 30 बिलो है। लाइक मतलब हम 90% तो उतना फोकस नहीं रहता है जितना 30 वालों पे रहता है।
नहीं अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है मैम, इज़ वेरी गुड, बट आई फील फोकस, जब मैं बोल रहा हूँ तो फोकस तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोजेक्शन है ना। अगर कल को आपके स्कूल में कुछ चीफ गेस्ट आता है, कल आपके घर स्कूल में कुछ चीफ गेस्ट आता है, somebody has come, तो आप आगे किस बच्चे को खड़ा करोगे? 90% वाले को। अब जो बच्चा ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है, 90% ला रहा है, हम उसको और पुश करते रहते हैं। क्यों? बिकॉज हम ये सोच के चलते हैं कि यार 2 साल बाद 1 साल बाद हाई स्कूल का एग्जाम होगा, या इंटर अगर ये स्कूल इंटरमीडिएट तक है, +2 तक है, तो सोचते हैं कि यार बच्चा बहुत अच्छा है, थोड़ा सा और अगर काम करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट प्लेस लाएगा, स्टेट में फर्स्ट प्लेस लाएगा, और उससे क्या होगा? हाँ, स्कूल का नाम होगा, इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, और बच्चे आएंगे। या बच्चों के ऊपर फोकस अगर नहीं भी करते हैं तो हमें मान करते हैं कि स्कूल की रेपुटेशन इंप्रूव अच्छी होगी, इंप्रूव इन द सेंस और बेटर होगा, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एनी स्कूल। बट उस बार्गेन में हम जो एक बड़ा सबसेट है उसको हम जनरली ओवर शैडो हो जाते हैं, बिकॉज वही लोग हैं एक्चुअली जिनको कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में, जिनको एक आदमी चाहिए ऐसा जो उनको बता सके कि यार ऐसा नहीं है, तुम भी कर सकते हो लाइफ में, ठीक है, यू आर इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड यू आर इक्वली कैपेबल, आप भी लाइफ में उतना ही अचीव कर सकते हो जितना एंटी वाला कर सकता है। और दूसरी चीज़ समझाने वाली उसको एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि इवन इफ यू आर नॉट स्कोरिंग 90%, तब भी ऐसा कोई बहुत बड़ी डील है नहीं। आपके मार्क्स या किसी के भी मार्क्स किसी आदमी का फ्यूचर क्या होगा या क्या नहीं होगा वो डिसाइड नहीं कर सकते, दैट्स व्हाट आई थिंक। और इसीलिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जिसमें 9 हुआ है, जब बच्चे बैठते हैं तो मैं उनको बताता हूँ जरूर। नाउ व्हाई आई गिव माय इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ डिटेल, क्योंकि जैसे बताया कि लोग सोचते हैं कि यार मेजर है आर्मी में तो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा, यूपीएससी का एग्जाम निकाला है तो पढ़ाई में बहुत तेज रहा होगा, बिकॉज यूपीएससी करवाती है, एनडीए सीडीएस के एग्जाम्स आए, तो यूपीएससी का एग्जाम निकाला तो पढ़ने में बहुत अच्छा रहा होगा। मेरे हाई स्कूल में 83% मार्क्स आए थे सीबीएसई में, और इंटर में 62% मार्क्स आए थे, 62%, ग्रेजुएशन में 51% मार्क्स आए थे, क्या हुआ? ठीक है, और इसी डर से फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, क्योंकि मैं ऐसे जा रहा था तो मैं 51 से नीचे नहीं जाना चाहता, ठीक है। तो सबसे पहले आप बच्चे को ये बताना पड़ता है कि बेटा कोई बात नंबर अगर नहीं भी आ रहे हैं, मतलब इसमें डीमोटिवेट वाली बात नहीं है कि आप ये सोचो कि बच्चा पढ़े ही नहीं, ठीक, कई बार बच्चे सोच लेते हैं कि भैया आए थे बता रहे थे कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, तो पेरेंट्स की शिकायत थी मेरे से कि भैया आप बता रहे हो बच्चों को मार्क्स इंपॉर्टेंट है, बच्चों ने पढ़ाई करते भाई मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं मम्मी भैया बता के ऐसे, तो उसको मतलब एक मैनिपुलेट नहीं करना है। मेरा पॉइंट ये है कि आप अपनी तरफ से मेहनत पूरी करो, बच्चों को मोटिवेट करो, टेल हिम कि ये चीज़ मेहनत इंपॉर्टेंट है, करने दो उसको और पुश करो जितना कर सकते हैं। फाइनली अगर मार्क्स उसके किसी भी रीज़न से नहीं आ पाए हैं जितने आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जितने वो खुद एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसको ह्यूमिलिएट मत करो या उसको मतलब पुल डाउन मत करो, क्योंकि एक बार बच्चे का वो स्टेज आ जाता है जिसमें उसको ये लगने लगता है कि यार मेरे टीचर भी मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मेरे पेरेंट्स भी ऐसा बोल रहे हैं, हमारा सिस्टम है ऐसा, हमारे घरों में भी ऐसे ही होता है, बच्चे के मार्क्स नहीं आए तो माँ बाप भी पीछे पड़े, टीचर भी पीछे पड़ा, ट्यूशन वाला भी पीछे पड़ा, कोई इज्जत नहीं करता, तो वो धीरे धीरे उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है इतना नीचे आ जाता है, तो लाइफ में उसको लगता है कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता, और जिस आदमी ने ये सोच लिया कि खुद से कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वो सच में कुछ नहीं कर पाया। अब फिर अगेन मैं वापस इसलिए बताता हूँ कि इस सब के बाद मतलब मेरे मार्क्स कितने भी कभी अच्छे नहीं थे, मतलब मैं नॉर्मल एवरेज बिलो एवरेज टाइप करता था मैं, बट इन सब के बाद भी एक ही चीज़ मैं मानता हूँ कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आज आपके सामने खड़ा हूँ, उसका एक रीज़न सोल रीज़न सिर्फ हमेशा यही रहा है कि मैंने अपना गोल जो था लाइफ का एम वो बहुत जल्दी डिसाइड कर लिया था लाइफ में। मैं 7th 8th क्लास में था तब मैंने सोच लिया था कि मुझे अगर करना है कुछ तो आर्मी ही ज्वाइन करनी है, उसके अलावा करूँगा कुछ। तो आपको लोग इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग मतलब ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट फ्लिंग बच्चे के अंदर क्या है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, और उस हिसाब से उसको हेल्प कीजिए थोड़ा सा टू सेट हिज गोल। बच्चे होते तो मैं उनको डायरेक्टली बताता, बट आप लोग बैठे हैं बिकॉज तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ जिस भी क्लास को आप अटेंड कर रहे हो, जिस बच्चे को आप अटेंड कर रहे हो, ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है,
एज अर्ली एज पॉसिबल। मतलब ये मत सोचिए कि यार तो 7th क्लास में 8th क्लास में इसको मैं क्या बताऊँगा कि आर्मी क्या होता है, बताना उसको नहीं है कुछ भी कि आर्मी की पढ़ाई ये होती है वो होती है। उसको उस फील्ड में थोड़ा सा तो होता है ना, फैसिनेशन होता है कि अपना ऑरा क्रिएट करना है उसके आसपास। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ होता था, मैं आर्मी मेरे को बहुत इंटरेस्ट था शुरू से, तो आर्मी की यूनिफॉर्म, आर्मी की गाड़ियाँ, आर्मी का ये ऑरा क्रिएट हो जाता है क्या क्या होता है। और ये चीज़ें आपको पता नहीं है कि एग्ज़ाम कैसे होता है, काम क्या है, फौजी का काम क्या होता है, आर्मी ऑफिसर आपका काम क्या होता है, ये सब कुछ नहीं पता। बट फिर भी एक आर्टिफिशियल और आपके तरफ चारों तरफ बन जाता है। आपको गाड़ियाँ अच्छी लगेगी, उससे मोटिवेट हो जाओगे। आपको आर्मी की यूनिफॉर्म बड़ी अच्छी लगेगी, उससे मोटिवेट हो जाओगे। तो वो बच्चे की तरफ इनिशियल काम आपका सिर्फ है कि उस बच्चे के आसपास उसके इंटरेस्ट के हिसाब से वो ऑरा क्रिएट कर रहे हैं। वो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ उसको खुद ही आगे लेके जाएगा। किसी बच्चे को डीएम बनने का शौक है, IAS ऑफिसर बनने का शौक है, उसके आसपास बस ऑरा क्रिएट कर दो कि देखो डीएम साहब आए थे, 25 गाड़ियाँ आगे पीछे थी, वो गेट खोलने के लिए उतरता है, 4 सिपाही आते हैं, SP साहब पे सलूट मारते हैं, वो करता है वो करता है, बस इतना है ना उसके लिए। When he is next time वो देखेगा ना डीएम साहब का, वो ऑरा उसका धीरे धीरे ऑटोमेटिक बिल्डअप होता है एंड वही आपको शायद कर ले जाओगे। लेकिन अगर 30 में से 2 बच्चे भी आपने ऐसे आइडेंटिफाई कर लिए जिनके आसपास आप सक्सेसफुल हो जाते हो वो ऑरा क्रिएट करने लगे, मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ वो बच्चा कहीं पे भी रहेगा, कहीं पे भी रहेगा। 10 साल 15 साल 20 साल बाद आपके सामने खड़ा होगा एंड ही विल बी अ वेरी सक्सेसफुल मैन एंड आपका उसमें बहुत बड़ा रोल है। एक तो बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट, मैं 2 चीज़ें बताई आपको। एक तो थोड़ा सा मार्क्स का जो वो दौड़ हो जाती है, आप 100% उसको मोटिवेट करो कि मार्क्स आने चाहिए, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट है मेडिटेशन के लिए, जो बच्चे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मार्क्स आने चाहिए। बट अगर नहीं आ पा रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा आपने ह्यूमिलेट नहीं करना, उसको पुल डाउन नहीं करना। आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो उसकी लाइफ में, टीचर्स। एक चीज़ मैं और हमेशा थोड़ा पेरेंट्स को ही बोलता रहता हूँ, आज खैर यहाँ पर गाँव में तो फिर भी थोड़ा कम है, शहरों में थोड़ा और ज़्यादा बढ़ गया है। आजकल जो पेरेंट्स हैं बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। मतलब हमारा टाइम में एवरी वुड अग्री विद मी सर, आई थिंक ऑफ माय एज ओनली, हम जब स्कूल जाते थे तो मतलब स्कूल जाने में डर लगता था। डर क्यों लगता था? क्योंकि वो जो मास्टर खड़ा होता था वहाँ पर डंडा लेके इतना बड़ा, वो पूछता नहीं था कि कहाँ पड़ेगी टांग को, जैसे फाल खींच दो चाहे किसी टांगे तोड़ दो, आउटकम क्या होना चाहिए? पढ़ना चाहिए। हाँ बस पढ़ना चाहिए, बोला मैं आपसे पूछने नहीं आऊँगा कभी कि आपने मेरे बच्चे को क्यों पढ़ा। तो उस हिसाब से हमारे काम भी होते थे। तो कोई यहाँ पर फंसा के पेंसिल कोई रगड़ रहा है, कोई दांत से नोच रहा है, कहीं कोई ऐसे भी चलता रहता है। बट पॉइंट मेरा ये है कि आज डेट में चीज़ें बहुत चेंज हुई हैं। आज डेट में स्पेशली मुझे नहीं पता यहाँ पर पेरेंट्स आते कि नहीं आते, बट स्कूलों में मैंने देखा शहरों में स्पेशली आप बच्चे को हाथ लगा नहीं सकते। आपने बच्चे को अगर हाथ लगा दिया, मतलब अगर गार्ड मिल गया, बच्चा रोते घर पहुँच गया, तो बच्चे का बापू या फिर उसकी माँ आपके सिर पे खड़ी हो जाएगी आके कि आप हिम्मत कैसे होगी, आप पैसे लेते हो मेरे से कि बच्चे को मैं पीटने के पैसे लेते हो, मैं स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगा, तूने बच्चे को हाथ कैसे लगा दिया, मार कैसे दिया, पीट कैसे दिया। ये क्या है, बहुत प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट हो गया है। और ये एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, बच्चे को वीक बना रहा है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चे को मारो पीटो, बिल्कुल ही उसको रगड़ दो कि चलने लायक ही ना रह जाए। बट पॉइंट ये है कि आप अगर ऐसे करके करोगे तो बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा और बहुत वीक हो रहा है बच्चा, मेंटली और फिजिकली बहुत वीक हो रहा है। अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं अपने लिए एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप यहाँ पर बैठे हैं, आज 100 बच्चे एग्जाम्पल बैठे होते हैं यहाँ पर, मुझे सुन रहे होते हैं, मुझे देख कर मेरी बात सुन के कुछ मोटिवेट हो जाते हैं, उसमें से बोले कि मैं भी फौज ज्वाइन करूँगा। फौज इनिशियल पीरियड में कुछ नहीं, इनिशियल तो पेपर तक ही पहुँचना है, एग्जाम क्लियर करना है, SSB क्लियर करना है, बाद की काम तो असली काम उसके बाद स्टार्ट होता है, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तो तब तक उसको पता नहीं है ट्रेनिंग कैसे होती है, क्या होती है। उसको बस फौज की वर्दी दिख गई, आदमी दिख गया, उसको अच्छा लग गया, उसका अपना चीज बना दिया। अभी क्या होता है, बच्चा तो वो मम्मी वाला है जिसको मुंह में बॉर्नविटा पिलाया गया है, हाथ में मम्मी खड़ी रहती है बॉर्नविटा घोल के कि बेटा वीडियो अपना यूट्यूब का वीडियो जब खत्म करेगा तब इसके मुंह में मैं गिलास लगा दूँ। When we all are asleep, you still hold on to your deeds. किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, मुझे छाती से अपनी तू लगा ले भागना, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूँ। Thank you so much. सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज होते,
विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कहा जाता है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके पीर के नग में। अगर वीर सिपाही है, जो भी मतलब वीर सिपाही होते हैं, वो किसी भी परेशानी का सामना कर सकते हैं। परेशानियां भी कायर व्यक्ति को दहलाती हैं, वीर को परेशानियां कभी दहलाती नहीं है। इसीलिए enough facilities to more than enough facilities. And फौजी को especially I am again telling you, फौजी को especially facilities चाहिए भी नहीं। ठीक है, we can live in whatever wherever condition जहाँ पर हमें रखेंगे। तो only thing we focus कि हमारा काम जो है कि वो जो मिला हुआ है that will be done। कारगिल वॉर के टाइम में हमारे को फैसिलिटीज़ नहीं थी। We didn't had jackets, we didn't had shoes, good shoes, and I am saying shoes, अच्छे shoes नहीं थे, अच्छे jackets नहीं थे, and we were fighting in -15 डिग्री सेंटीग्रेड। कारगिल वॉर जीता कि नहीं जीता, बहुत लोगों को बहुत जगह से भगाया। अभी तो हम काफ़ी कंफर्टेबल हैं, डोंट वरी। कुछ भी इंडियन आर्मी जब तक खड़ी है